हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और एपिसोड हमारे वेव मोशन का। स्टेशनरी वेव हमारा लास्ट पार्ट खत्म हुआ था, उसके बाद जो एक पार्ट बचा है हमारा वेव्स में से वो है डॉपलर्स इफेक्ट। और डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड, मैंने यहाँ लिखा हुआ है डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। अब इसका मीनिंग है, अगर मैंने साउंड लिखा है तो मतलब कहीं और भी है, तो एक्चुअल में ये डॉपलर्स इफेक्ट दो जगह आता है। वेव्स में ये आता है साउंड और लाइट वेव्स दोनों में, ठीक है। तो क्योंकि दोनों भी वेव्स है, एक लॉन्जिट्यूडनल है और समझ लीजिए एक ट्रांसवर्स है, तो दोनों जगह तो आना कंपलसरी है। तो डॉपलर्स इफेक्ट एक्चुअली वेव की प्रॉपर्टी है, देयरफॉर वो लॉन्जिट्यूडनल वेव में, साउंड वेव में भी आ रहा है और वो हमारे लाइट वेव में भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते दोस्तों क्या है डॉपलर्स इफेक्ट। द apparent चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्जर्वर। यानी कि रिलेटिव मोशन अगर हो सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के बीच, तो ही एक फ्रीक्वेंसी का एपरेंट चेंज दिखाई देता है। एपरेंट का मीनिंग नकली या अनरियल, या जो दिखाई दे लेकिन एक्चुअल में ना हो, ठीक है। तो वो अपीयर होता है और एक्चुअल में नहीं होता, उसको बोला जाता है यहां पर एपरेंट चेंज। तो एपरेंट चेंज की वजह क्या है? एपरेंट चेंज होता है रिलेटिव मोशन की वजह से। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? चलिए देखते हैं। समझ लीजिए यहां पर हमारे पास में एक साउंड का सोर्स है और इस साउंड के सोर्स से समझ लीजिए साउंड निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोर्स, और यहां पर हम ला लेते हैं एक ऑब्जर्वर को, इसका नाम नाजिर है अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है और सुन भी रहा है, सुनना जरूरी है ना, ठीक है। तो इज नॉट डेफ, ये सुन रहा है हमारे इस साउंड को। अब ये साउंड इस तक पहुंचता है, तो एक्चुअली साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v, ऐसे ले लो। और ये साउंड उसके पास पहुंच रहा है। मैंने ट्रांसवर्स वेव बनाई है, बस वेव बताना चाहता हूँ, लॉन्जिट्यूडनल है लेकिन बताना चाहता हूँ वेव। तो ये वेव इसके पास पहुंच रही है और ये भी स्टेशनरी है, ये है हमारा ऑब्जर्वर, और ये भी अभी स्टेशनरी और ये भी स्टेशनरी। तो जितनी फ्रीक्वेंसी, लेट अस सपोज अगर इसने फ्रीक्वेंसी n, इसने फ्रीक्वेंसी अगर n इमिट किया, या n0 बोल देता हूं, ये है हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी n0 अगर इसने इमिट किया तो इसको कितनी सुनाई देगी? n0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इसमें n0 इसने इमिट किया है तो n0 ही इसको सुनाई देगी। कब? जब ये दोनों स्टेशनरी है। तो हम कहेंगे स्टेशनरी केस, स्टेशनरी दोनों भी, ठीक है, ये भी और ये भी दोनों भी स्टेशनरी, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों भी स्टेशनरी। बट अगर यहां पर सोर्स इज मूविंग या ऑब्जर्वर इज मूविंग तो हम कहेंगे रिलेटिव मोशन। अगर एक रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है दोनों के बीच, अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी n0 इमिट करता है तो इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो होगी n डैश, यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगी। तो हम कहेंगे व्हाट इज n डैश? अब वो ज्यादा होगी कम होगी? तो डिपेंड करता है, यहां पर देखिए डिपेंड करता है। मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो ये इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज का जो पूरा केस होता है वो कैसे होता है, हाउ इट इंक्रीजेस एंड हाउ इट डिक्रीज। चलो वही समझते हैं कि ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा। तो मैं यहां पर आपके लिए एक शॉर्ट में लिख देता हूं, शॉर्टकट याद रखना है आपने। तो इंपॉर्टेंट क्या है देखो, मूविंग टूवर्ड्स। तो अगर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या फिर जो है तो कोई एक करीब आ रहा है, देखो रिलेटिव मोशन किसको बोलते हैं? मैं स्टेशनरी हूं और सामने से कोई एक चलता हुआ आ रहा है, या फिर वो स्टेशनरी है मैं चलता हुआ जा रहा हूं, या फिर हम दोनों चल रहे हैं चाहे एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से अवे, तो इसको बोला जाएगा रिलेटिव मोशन। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां देखो जरा, इंपॉर्टेंट है मूविंग टूवर्ड्स में एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ क्या होगी? लैम्डा डिक्रीज, ठीक है। अच्छा दूसरा केस, मूविंग अवे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज, ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसे तो ये आपने शॉर्टकट याद रख लेना है। अब इसको एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं कि ये कैसे होता है। चलिए देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां क्या हो रहा है, ये है सोर्स, और ये सोर्स क्या करता है, एक सेकंड में समझ लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 हर्ट्ज की डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, समझ लो 5 मतलब एक सेकंड में 5 साइकिल्स पर सेकंड, 5 साइकिल एक सेकंड में, ठीक है। तो इसने अगर एक सेकंड में 5 फायर किया तो इसने कितने कैच किया? सेम कैच किया, क्योंकि ये भी स्टेशनरी है।
समझ लो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। जब दोनों की अगर वेलोसिटी 0 होगी, ना ये चल रहा है ना ये चल रहा है, तो इसने 5 डिस्टर्बेंस क्रिएट किए, यानी समझ लो इसने 5 रिंग्स जो है हमारे ऑब्जर्वर की तरफ फेंके, उसने रिंग्स कैच कर लिए। कितने रिंग्स? 5 रिंग्स, ठीक है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में इसने 5 फेंके, उसने 1 सेकंड में 5 कैच कर लिए, दैट इज ऑल। तो इसको बोलते हैं ये वेवलेंथ है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि दिस इज वेवलेंथ, समझ लो इसको मैं एक वेवलेंथ बोलता हूँ, ठीक है। तो वेवलेंथ इक्वल है दोनों तरफ में, आप देखेंगे यहाँ पर भी दोनों तरफ में, क्योंकि ये जो साउंड है ये सोर्स यहाँ पे पॉइंट सोर्स है समझ लो, और यहाँ से एक वेव निकलती है, ये वेव फ्रंट है एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये जो रिंग मैंने बनाई है वेव फ्रंट से, मतलब कैसे वेव फ्रंट कैसे बोलते हैं हम, देखो जरा, है ना, ऐसी वेव बनाते हैं हम। तो ये वाले पॉइंट्स देखो जरा, ये वाले पॉइंट्स को देखो जरा, ये पॉइंट्स को अगर आप इनको यहां से देखोगे, तो अगर आप इनको इस जगह से देखोगे तो ऊपर से कैसे दिखेंगे ये लोग। तो जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने में हमको क्या दिखेगा, समझ लो एक पॉन्ड है और एक पॉन्ड में ऐसा पानी है, और वो पानी में आपने क्या किया, एक पत्थर को ऐसे फेंका है। तो जब आप एक पत्थर फेंकते हो तो वो पत्थर जाकर अगर पॉन्ड में गिरेगा तो सबसे पहले क्या होगा, आवाज आएगी, डुबुक, ठीक है। अब वो आवाज आई, फिर क्या हुआ, वेव्स, वर्लपूल, ठीक है। वहां पर क्या हुआ, वेव्स बनने लगी और वेव चारों दिशा में जाने लगी। जब वेव चारों दिशा में जाती है मतलब ऐसे ही होता है। तो ऐसी वेव को हम यहाँ पे साइड से देखते हैं तो ऐसी दिखती है, और जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो वो ऐसे दिखती है, ऐसी दिखती है जब हम ऊपर से देखते हैं। यहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता हुआ इधर की तरफ में जा रहा है, इधर की तरफ में जा रहा है, ऊपर की तरफ में जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। हर तरफ वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है। तो हम जब उसको ऊपर से देखते हैं तो हमको ऐसे दिखता है। आप अपना खुद का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, ऊपर की तरफ में जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। हर तरफ वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है। ओके, तो लेट्स सी, यहाँ पर हम ऑब्जर्वर को खड़े कर देंगे। नादिर भाई आप यहाँ खड़े हो जाओ, और अब आप सुनते रहो कि हमारी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। देखो ज़रा, अगर स्टेशनरी सोर्स और स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो, यानी इसकी वेलोसिटी 0 हो और स्टेशनरी सोर्स हो, तो क्या होता है कि इक्वल डिस्टर्बेंस पहुंचता है इसके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो अगर सोर्स चलना शुरू करे तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं बना देता हूँ यहाँ पे सोर्स की, समझ लो एक फ्रीक्वेंसी, समझ लो ये वेव जो है हमारे सोर्स ने इमिट किया है। यहाँ था ये सोर्स पहले, इसने ये इमिट किया है वेव, ठीक है। तो ये वेव जो है अभी इसके पास से निकली, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, ऐसा वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट ऐसे ट्रैवल करता है ना, यानी आपने पानी पे पत्थर मारा तो जैसे वेव ट्रैवल करती है। तो आपने क्या किया, एक स्नैपशॉट खींचा उसका, यानी फोटो खींची उसकी, कब, जब पानी का सर्कल बहुत बड़ा बन गया था। तो ये है वो सर्कल, ठीक है। इस तरह से ये सर्कल बड़ा बना हुआ है। अब देखो होता क्या है, ये था हमारा सोर्स फर्स्ट लोकेशन पे, मैं इसको लोकेशन नंबर देता हूँ, समझ लो ये है लोकेशन 1 और ये है सर्कल 1 उसका, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसकी लोकेशन अगर बदल जाती है, सोर्स निकलकर यहाँ चला गया, अगर सोर्स यहाँ चला गया और फिर इसने यहाँ से इमिट की, क्योंकि ये इमिट जो करता है वेव फ्रंट जो इमिट करता है वो तो इक्वल होती है इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि चारों दिशा में एक साथ चलने वाली है। तो समझ लो ये डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस अभी यहाँ आ चुका है। तो हम यहाँ पर इसका एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में सर्कल। ये है हमारा सेकेंड पॉइंट लोकेशन 2 और ये है हमारा सर्कल 2, ठीक है। लोकेशन 2 पर आने के बाद इतना वेव उसने ये इमिट कहाँ से किया था, फर्स्ट लोकेशन से। ये जो इमिट किया उसने कहाँ से किया, सेकंड लोकेशन से। मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है ये साइज। ऑब्वियसली ये वाला जो सर्कल है अभी बढ़ता हुआ कहाँ जाएगा, इसके साइज का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तब तक ये बड़ा सर्कल और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको मोशन में नहीं दिखा सकता, मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन के बाद एक क्लिप दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बात को समझिए ज़रा। अब यहाँ पर हमने बना दिया कि ये है हमारे पास लोकेशन। अब देखिए ये आ गया है, समझो पहले ये चलकर आया था इस लोकेशन पर, वेलोसिटी है vs, सोर्स वेलोसिटी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है ऑब्जर्वर वेलोसिटी 0 और सोर्स वेलोसिटी कुछ तो है vs वेलोसिटी यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आ जाएगा थर्ड लोकेशन पे। ये भी इसी की लोकेशन है, समझ लो यहाँ आ चुका है विथ वेलोसिटी vs वेलोसिटी से थर्ड लोकेशन पे आ गया। तो थर्ड लोकेशन पे आने के बाद आप क्या करेंगे, इसको थर्ड लोकेशन पे एक और सर्कल बनाएंगे, लेकिन थोड़ा छोटा बनाएंगे हम। अब ये है इसका सर्कल थर्ड लोकेशन पर, समझ लेते हैं कि ये लोकेशन 3 है और ये लोकेशन 3 का सर्कल है, ठीक है। अभी वो लोकेशन 3 का सर्कल भी बड़ा होता जाएगा, वो इसके इतना बनेगा, लेकिन तब तक ये और बड़ा हो जाएगा। ये फिर सर्कल छोटा वाला इसके इतना बनेगा, लेकिन ये तो उस तक पहुंच जाएगा ना, ठीक है। आप समझ रहे हैं इसको, ये पूरा मोशन में होता है, पूरा काइनेटिक है ये सब। तो अब यहां पर देखने वाली बात ये है हमारे पास कि
वेवलेंथ हमने देखा था अभी लास्ट वाले हमने फोटो में देखा था कि हमने जो ये वाला डिस्टेंस था इसको वेवलेंथ कहा था, ठीक है ना। तो ये होता है वेवलेंथ। जब ये लोकेशन 1 पे था तो उसकी वेवलेंथ, ये वाली वेव ट्रैवल कर रही थी। जब ये लोकेशन 2 पर आया तो देखिए यहाँ पर वेवलेंथ इधर डिक्रीज हो गई है, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है। देखिए ज़रा समझ लीजिए, ये यहाँ आ गया। अब लोकेशन 3 पे आया तो वेवलेंथ और कम हो गई है, ठीक है। वेवलेंथ यहाँ कम होती जा रही है, मतलब इसको हम ये कहेंगे कि ये ऐसी कम होती जा रही है वेवलेंथ, इस तरह से कम हो रही है वेवलेंथ। ये सेकंड वाले के लिए देखेंगे तो इस तरह से कम हो रही है। लेकिन यहाँ देखो इस साइड पर वेवलेंथ को देखो ज़रा, वेवलेंथ देखो बहुत बढ़ रही है। तो हम देखते हैं कि ये जो सर्कल है हमारा थर्ड सर्कल, वो थर्ड सर्कल से फर्स्ट तक जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। अच्छा, थर्ड सर्कल और सेकंड सर्कल इनका भी डिस्टेंस बढ़ गया। तो हम ये कहते हैं कि ये एक्चुअली डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो इधर इंक्रीजिंग डिस्टेंस की वजह से इंक्रीजिंग डिस्टेंस, इंक्रीजिंग वेवलेंथ बोला जाता है उसको। और इधर में क्या बोला जाता है, इधर डिक्रीजिंग वेवलेंथ बोला जाता है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो आप बात को समझ रहे हैं क्या होता है। एक्चुअली ये सोर्स जब हमारे ऑब्जर्वर की तरफ चलना शुरू करते हैं, क्योंकि वो इक्वल टाइम पीरियड के वेव्स इमिट कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इसके बाद वीडियो दिखाता हूं, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट बना देगा आपको। तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक एक पल्स जनरेट करता है, और वो पल्स एक्चुअली यहां पर इस तरह से कम वेवलेंथ की होती चली जाएगी। अगर वेवलेंथ कम होती है, इफ वेवलेंथ डिक्रीजेस, कौन इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है ना, ऐसे होगा। और इफ वेवलेंथ इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो मतलब अगर कोई शख्स इधर खड़ा है, देखिए जरा, हम कहेंगे यहाँ पे एक और नाजिर का कोई भाई ला लेंगे अपन इधर, और समझ लो वो यहाँ खड़ा है देखते हुए, और ये जब देख रहा है तो इसको जो मिलने वाली है वेव, इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सपोज हमारे सोर्स ने प्रोड्यूस किया फ्रीक्वेंसी n, इसको जो फ्रीक्वेंसी मिली वो है n1, और इसको जो फ्रीक्वेंसी मिली वो है n2। तो मैं यहां कहूंगा कि n1 इंक्रीजेस, क्योंकि वेवलेंथ क्या हुआ इसकी, डिक्रीज हो गई। तो n1 क्या हो गया, इंक्रीज। और वेवलेंथ क्या होगी, इधर की वेवलेंथ बढ़ती गई है, वेवलेंथ बढ़ने की वजह से n2 डिक्रीज हो गया। तो मतलब इसको कम फ्रीक्वेंसी मिल रही है, क्योंकि ये इसी जगह खड़ा हुआ है। सोर्स ने जब पहली वेव इसको फेंका तो इसके पास सोर्स की वेव को, देखो यहां खड़ा था ये, सोर्स की वेव को आने के लिए इसके पास टाइम लगा कुछ तो। लेकिन दूसरी जो वेव है उसकी, वो और आगे से आ रही है इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा। तीसरी वेव और आगे से आ रही है इसलिए यहां पर पहुंचने तक उसको ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए, अगर ये बहुत ज्यादा आपको मुश्किल जा रहा है और आपको समझा कुछ भी नहीं, तो चलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट लाते हैं उसमें। समझने की कोशिश तो करते हैं। चलो, क्या समझने की कोशिश करते हैं। ये वाली आपको एनिमेशन तो दिख गई। अब देखो होता क्या है। सपोज एक ऑब्जर्वर है, एक सोर्स है। इसको मैं आपको रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ। चलिए समझते हैं। मैं हूं वो ऑब्जर्वर, नाजिर, ठीक है, नाम बुखारी है लेकिन नाजिर हूं, समझ लो। मैं यहां पर हूं ऑब्जर्वर। अब मैं यहां खड़ा हूं और एक बंदा कोई वहां खड़ा है किसी दूरी पर, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा, वो कोई दो दूरी पर खड़ा है, और वो वहां से मेरे पास बॉल थ्रो करता है, ठीक है। तो समझ लो वो मेरे पास में बॉल थ्रो कर रहा है 2 बॉल्स 1 सेकंड में, ठीक है। उसने एक बॉल हाथ में लिया, ऐसे फेंका, मैंने एक कैच किया, उसने दूसरा फेंका, मैंने कैच किया। 1 सेकंड में 2 बॉल मेरे पास आए, ठीक है, ऐसे समझो जरा। तो यहां पर मैंने कैच किया, पहला 1 सेकंड गुजरा, देखो, तो मैंने 1 बॉल कैच किया, 2 बॉल कैच किया, मेरे पास में 2 बॉल कैच हो चुके हैं उसके, ठीक है। अब वो उधर से 2 बॉल फेंक रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। मेरे कैच करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है ऑब्वियसली। तो मतलब 2 हर्ट्ज उधर भी, 2 हर्ट्ज इधर भी, क्योंकि हम दोनों जगह पे खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, कोई नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। अब सपोज देखो जरा क्या होता है। अब अगर वो बॉल मेरे पास फेंकता जाए, क्योंकि एक्चुअली उसका बॉल फेंकने का जो तरीका है वो सेम है, 1 सेकंड में 2 बार, 1 सेकंड में 2 बार, ठीक है, 1 सेकंड में 2 बार वो बॉल फेंक रहा है। समझ लो 2 बॉल फेंकता है और वो मेरी तरफ चलकर आ जाता है, वो मेरी तरफ चलकर आ जाता है। तो पहले 2 बॉल मैंने कैच किया, तो पहले टाइम जाता था मेरे को 1 सेकंड। अभी क्या होगा, वो बॉल फेंक भी रहा है और मेरी तरफ आ भी रहा है, वो बॉल भी फेंक रहा है, 1 सेकंड में 2 बॉल फेंक रहा है और मेरी तरफ आ भी रहा है। और मेरी तरफ आने की उसकी स्पीड समझ लो 2 मीटर पर सेकंड होगी, 3 मीटर पर सेकंड होगी, जो भी वो मेरे पास आ रहा है समझो। जब वो मेरी तरफ आना शुरू होता है तो बॉल फेंकने की उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम है, 2 हर्ट्ज, 1 2 3 4 5 6, हर सेकंड में 2 बॉल फेंक रहा है। लेकिन एक्चुअली मुझे जो बॉल रिसीव होंगे वो ज्यादा होंगे, है नहीं, कम होंगे कि ज्यादा होंगे,
ज़्यादा बॉल रिसीव होंगे। तो मैं जो है 1 सेकंड में, हो सकता है मेरे पास 1 सेकंड में 4 बॉल आ जाए, तो मैं 4 बॉल कैच करूंगा। हो सकता है कि 5 बॉल कैच हो जाए क्योंकि वो मेरी तरफ दौड़कर आ रहा है। या इसका उल्टा केस समझ लेते हैं, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो वहाँ खड़ा है, 2 बॉल फेंकता है, मैं 2 बॉल कैच करता हूँ, दैट्स ऑल। 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। समझो ऐसा हो कि वो वहाँ खड़े रहकर 2 बॉल फेंके, ठीक है, वो इस तरह से फेंक रहा है, देखो उसकी फ्रीक्वेंसी देखो ज़रा, 1 सेकंड में 2 की फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो फेंक रहा है कंटिन्यूसली। मैं यहाँ खड़ा था तो मुझे 2 बॉल रिसीव हो रहे थे, लेकिन मैं आगे भागना शुरू कर दूँ, उसके तरफ जाना शुरू कर दूँ, तो मैंने क्या किया, 1 बॉल को यहाँ पकड़ा, 1 बॉल को मैंने, मेरे पास पहुँचने को कुछ टाइम जाता था उसका, लेकिन मैं वहाँ पहुँच कर उसको हवा में ही पकड़ लिया मैंने, यानी कि कुछ डिस्टेंस पहले ही। तीसरे बॉल को मैंने और आगे पकड़ लिया, चौथे बॉल को मैंने और आगे पकड़ लिया, तो हो सकता है मैंने 1 सेकंड में 4 बॉल पकड़ लिए होंगे, ठीक है। इस तरह हो सकता है कि मैं उसकी तरफ भागना शुरू करूं तो मुझे 4 बॉल रिसीव हो सकते हैं या 5 बॉल रिसीव हो सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स, डिस्टेंस बिटवीन द बॉल, समझ लो 1 बॉल मेरे पास आया, चलो मैं आपको मैकेनिक के तरीके से समझाता हूँ, काइनेमेटिक्स के अंदर। उसने मेरे पास बॉल फेंका, बॉल मेरे हाथ में आया, मैंने कैच किया, ये पहला बॉल मेरे हाथ में है। दूसरा बॉल अभी कहाँ है, हवा में कहीं तो है, समझ लो यहाँ पे हवा में कहीं तो है, बस इस जगह पे वो बॉल है मेरे पास में, ठीक है। लेकिन अगर पहला बॉल कैच करते ही मैं आगे चला जाऊँ थोड़ा, तो अभी बॉल का और मेरा डिस्टेंस कम हो गया ना, तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अगर मैं खुद भागकर आगे चला जाऊं तो देखो मेरी लोकेशन यहाँ आ गई, उसकी लोकेशन यहाँ है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स क्या हो गया, कम। डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स कम होने को वेवलेंथ कम होना कहते हैं। अगर वेवलेंथ कम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब मैं ज़्यादा बॉल कैच करने लगूंगा। तो मैंने मतलब 1 बॉल को यहाँ पकड़ा है, दूसरा बॉल तब तक यहाँ पहुँच चुका था, फिर उसको पकड़ लिया, तीसरा बॉल जब तक उसके पीछे आ चुका था उसको भी पकड़ लिया, तो 1 सेकंड में मैं 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा बॉल पकड़ सकता हूँ। बात समझ में आई आपको, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसा बनाइए, एक बंदा रिंग फेंक रहा है और आप रिंग कैच कर रहे हो, समथिंग ऐसा ही कुछ। तो मैं हमेशा क्लास में यही एग्जाम्पल देता हूँ, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल को रिपीट किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में कि जब आप दौड़ना शुरू करोगे सोर्स की तरफ या सोर्स आएगा आपकी तरफ, दोनों में से किसी एक का मोशन होना ज़रूरी है। तो जब ये रिलेटिव मोशन होगा तब ये वेवलेंथ कम होने लगेगी, और जो देखो ये सोर्स इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ये सोर्स इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, और इस ऑब्जर्वर के करीब जा रहा है इसलिए वेवलेंथ घट रही है। तो जिसके करीब जाता है उसकी वेवलेंथ घटती है, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, और जिससे दूर जाता है उसके लिए वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। क्या ये बात समझ में आई? तो इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं कि ये एपरेंट चेंज, इसको फ्रीक्वेंसी मिली n1, यानी इसको ऐसे लगा कि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, समझ लो इसकी 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये चलना शुरू कर दे, इसको मिल सकता है 105 हर्ट्ज। ये कहेगा मेरे को तो सुनाई दे रही है 105 हर्ट्ज। हो सकता है कि ये बंदा बोले नहीं मुझे तो 90 हर्ट्ज सुनाई दे रही है, यानी कम हो गई ना फ्रीक्वेंसी, ऐसे होता है। तो इसको कम फ्रीक्वेंसी, इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, सुनाई देगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कम और ज़्यादा सुनाई देने का मतलब क्या होता है? लाउडनेस कम ज़्यादा क्या? नहीं। अभी देखो ये पढ़ाने के बाद मैं आपको लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी में एक फ़र्क बताऊंगा, और एक ग्राफ बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली वहाँ पे आप ये फ़र्क समझ लीजिए कि लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवाज़ का कम और ज़्यादा होना, पिच उसको बोला जाता है, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ कम, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कर दूँ कि बोला जाएगा, इसको हाई पिच बोलते हैं, और इसको बोला जाएगा पिच लो। इसको हाई पिच और इसको लो पिच बोला जाता है, ठीक है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच साउंड है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हाई पिच साउंड है। किसको बोलते हैं? मैंने क्लास में एक बार आपको सुनाया भी था कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर से, कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का बढ़ना और कम होना किसको बोलते हैं। 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कैसे बचती है और 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कैसे बचती है, ठीक है। जेंट्स की आवाज़ जो होती है कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है, इसलिए ये ज़्यादा गरजदार आवाज़ है, ठीक है ना। और लेडीज़ की आवाज़ जो होती है वो कैसी है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है, पिच उसका ज़्यादा है। हमारी जो साउंड है वो लो पिच है और उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए उनकी हाई पिच साउंड है। इसलिए आपने देखा होगा किसी भी हॉरर फिल्म के अंदर में कभी कोई आपने किसी जेंट्स को, किसी बंदे को पुकारते हुए, चिल्लाते हुए देखा है? कभी? हमेशा लेडीज लोग चिल्लाते हैं उसके अंदर में। हॉरर मूवी के अंदर कभी भी लेगा तो लेडीज लोग को लेगा चिल्लाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास अगर यहाँ पे पहला केस लेंगे और उसमें बताएंगे कि सोर्स स्टेशनरी, ठीक है, सोर्स स्टेशनरी है। ये है मेरा सोर्स, ऐसा बोल रहे हैं हम जैसे ये है मेरा शेयर, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इमिट करता है, किधर है ये देखो जरा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड v। वेलोसिटी ऑफ साउंड को vs नहीं लिखने का, क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी को vs बोलते हैं। बहुत यार अलग अलग बताना पड़ता है यार आप लोगों को। यहाँ लिख लेंगे v बोले तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, और vs को लिखेंगे
वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और उसके बाद में लास्ट काला पेन ही बचा है, वी ओ को लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। अब देखो जरा ई का होता है भाई, ये आपके पास में सोर्स जो है ये नहीं चल रहा, कहीं नहीं चल रहा। चलो इसकी वेवलेंथ बताते हैं। तो इसकी वेव इस तरह से निकली है और जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा भाई जा, कहीं तक भी जा। यहाँ पर है हमारा नादिर। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं थे, हमने वी एस को वी बोला, इसको क्या बोला है, वी ओ बोला है। इसकी वेलोसिटी वी ओ है। अभी नहीं है, समझो वो वी एस को जीरो बोल दिया मैंने, ये नहीं चल रहा है। अब ये तो चलना शुरू करने वाला है, अभी शुरू नहीं किया भाई, चलने वाला है। देखो इसने वेव इमिट किया तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, तो हम बोलेंगे लेट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया। किसने किया, इसने किया। तो देखो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया इसने, और वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है एन, समझ लो एन नॉट है, एन नॉट है। ठीक है, तो लेट एन नॉट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस। अब होता क्या है, इसकी कुछ एक वेवलेंथ तो कि कहाँ से कहाँ तक लेते हैं भाई, वेवलेंथ बताओ, इसमें वेवलेंथ बताओ, कहीं से बता दूं कि एक तरफ से तरफ बता दूं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होने का, एक तरफ से तरफ बता देते हैं, दिस इज वेवलेंथ। अच्छा अब देखो, अगर इफ बाय चांस ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स सोर्स विथ वेलोसिटी वी, ये चलने लगा, अगर ये चलने लगा, बताओ इसकी वेवलेंथ में कोई चेंज आएगा? अरे बोलो, आएगा? नहीं आएगा भाई, ये तो वेवलेंथ अपनी इमिट करता है बेचारा। मतलब ऐसे समझ लो कि पानी है, वो पानी के अंदर एक पत्थर गिरा, इक्वल इंटरवल से एक और पत्थर गिरा, एक सेकंड बाद एक और गिरा, एक सेकंड बाद एक और गिरा, तो मतलब वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो वेव प्रोड्यूस होने की साइकिल कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज है। ठीक है, अब एक बंदा जो है बोट लेकर वो जहां पत्थर गिर रहा है उसके तरफ जाना शुरू कर दे, तो इसकी वजह से उसके फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, ना उसके वेवलेंथ में चेंज आएगा। तो उसके जो वर्लपूल जो बन रहे थे, पानी का जो डिस्टर्बेंस था वो इक्वल इंटरवल था। तो मतलब ये हुआ वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज होगा काहे में, तो मैं कहूँगा पहले वेलोसिटी कितनी थी, इसके पास साउंड आने की वेलोसिटी, ये साउंड इसके पास पहुंचने की वेलोसिटी कितनी थी, v। अब इन्हें खुद इधर चलना शुरू कर दिया v0 से। तो आपने देखो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर में आपने 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा है कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागना शुरू करते हैं तो रिलेटिव टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v बाय लैम्डा। ये n0 के लिए बोल सकता हूँ मैं, ये यहाँ लिख देते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी n0 इज इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, यहाँ रहने दो इसको। तो हमारे पास में n डैश फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, देखो n डैश क्या हो जाएगी, v डैश अपॉन लैम्डा। अब क्योंकि v चेंज हो चुका है ना, पहले कितना था, v था, v अपॉन लैम्डा, v वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, इसको क्या बोलते हैं, 1 अपॉन टाइम। ठीक है ना, ऐसा बोल दिया हमने। v डैश कितना है, रखो बोला, v डैश की वैल्यू कहाँ दिख रही, v डैश की वैल्यू लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे, v डैश इज इक्वल्स टू v प्लस v नॉट। तो यहाँ पे v डैश आ जाएगा v प्लस v नॉट, है ना। वेलोसिटी में चेंज हो गया अपॉन डिस्टेंस, ऐसा लिख दूँ, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हो गया अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो वेवलेंथ ना भाई। इसमें से क्या करो, कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकालोगे, जो v है उसको कॉमन निकालो, v कॉमन अपॉन लैम्डा, जैसे कि वैसे। अंदर क्या बचेगा, क्योंकि v कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे बचा 1, इसके पास क्या बचेगा, v नॉट डिवाइड बाय v, है ना, उसके पास क्योंकि v था ही नहीं, वो देगा क्या बेचारा। तो जब कॉमन निकालने की बात हो रही है, मतलब v को कॉमन निकाला, इसके पास नहीं है तो उससे डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, देखो n डैश इज इक्वल्स टू n एपरेंट v बाय लैम्डा। कहाँ है, देखो v बाय लैम्डा कौन है, n0। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, n0 अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस v नॉट बाय v। तो ये v इधर चला जाएगा ना, इसको ऐसे लिख दो, v प्लस v नॉट डिवाइड बाय v। अरे है कि नहीं बात सही, ठीक है। मैं थोड़ा सा सिंपल एंड शॉर्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसको नहीं चलाना चाहता अभी। अगर इसको चला दिया ना तो नीचे भी v के साथ प्लस और माइनस में vs आ जाएगा, प्लस या माइनस में आएगा। अगर उसको चला दिया तो नहीं चलाना है ना, हाँ आसान करना है थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी इसको याद रखो। ये कब है, सोर्स स्टेशनरी, ऑब्जर्वर मूविंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स सोर्स, स्टेशनरी सोर्स, ठीक है। तो ये वाला केस है। चलो दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या होगा, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, है ना। अब अगर ऐसी बात है, अब अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो क्या होगा, देखो जरा, ये सोर्स S, इससे कुछ वेव बनाया है। तो हम ले लेते हैं कि वेव यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई अगर, तो हम बता देंगे कि
यहां तक हो चुका है इसका वेवलेंथ, ये है इसका वेवलेंथ। इसकी वेलोसिटी कितनी है, वीएस वेलोसिटी से सोर्स हमारा आगे चलता है। अब समझ लो सोर्स ने यहां से एक इमिट किया तो एक वेवलेंथ यहां तक आई। अच्छा, अब सोर्स यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आने के बाद सोर्स ने फिर से एक वेवलेंथ इमिट किया। अब देखो जरा क्या होगा, ये आगे आने के बाद में फिर से एक वेवलेंथ इमिट करता है, एक वेवलेंथ इमिट किया उसने। अब एक्चुअली जो हुआ, ये वेवलेंथ जो इसने इमिट किया एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ये आगे आ चुका है, देखो जरा ये डिस्टेंस कितना आगे आया है। तो हम बोलेंगे दिस डिस्टेंस वो आगे आया है। याद रखो सोर्स आगे आ चुका है, कितना आगे आया है, ये है सोर्स कितना आगे आया है, तो मैं उसको बोलूंगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड के अंदर वीएस। जब तक एक टाइम पीरियड एक वेव पूरी बनी तब तक ये इतना आगे आ गया। देखो जरा ये इसको सीक्वेंस को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने वेव इमिट की और इमिट करते ही ये आगे आना शुरू हो गया। जब तक इसकी वेव ने एक कंप्लीट यहां तक बनाया तब तक ये यहां पहुंच चुका था, कितने डिस्टेंस वीएसटी, ठीक है, ये इतना आगे आ चुका था। अब हम ऐसा बोलते हैं कि फिर वी नो दैट वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, है ना। वेलोसिटी किसकी, साउंड की वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। इफेक्टिव वेवलेंथ कितनी आने वाली है, क्योंकि ये यहां से यहां चलकर आया है तो तब तक ये इफेक्टिव वेवलेंथ कितनी रही, तो मैं कहूंगा इफेक्टिव वेवलेंथ हो चुकी है ये टोटल वेवलेंथ माइनस दिस। अब इतनी है इफेक्टिव वेवलेंथ, इसको बोलते हैं दिस इज लैम्बडा इफेक्टिव, ठीक है। इतनी बची है वेवलेंथ, टोटल वेवलेंथ इतनी थी लेकिन इसके आगे आने की वजह से इतनी हो चुकी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इफेक्टिव वेवलेंथ क्या हो चुकी है, देखो जरा इफेक्टिव वेवलेंथ, क्योंकि ये वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। टोटल डिस्टेंस कितना था पहले, वीटी माइनस ये डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा वीएसटी, इतना डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल देख लो आप, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे एकदम। आज बोले क्या पढ़ा रहे सर, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, और समझने की कोशिश करोगे तो सब आएगा। लैम्बडा ई इफेक्टिव वेवलेंथ कितनी है, टोटल वेवलेंथ, ठीक है ना, ये टोटल वेवलेंथ माइनस इसको कर दिया, ये मिल गया। इफेक्टिव वेवलेंथ इज इक्वल टू टोटल वेवलेंथ माइनस वीएसटी, ऐसा हो गया। तो टोटल वेवलेंथ इज वीटी, देखो मैंने यहाँ लिखा वीटी माइनस वीएसटी। वी कौन है, ये वाला है, ऐसा लिखो क्या, हाँ वीटी माइनस वीएसटी, टाइम तो सेम है। अब देखो क्या होगा, इसमें से क्या करो कॉमन निकाल लो, कौन निकलेगा कॉमन, वी कॉमन कि टी कॉमन, वी माइनस वी एस, है ना, ऐसे बन गया है। अच्छा ठीक है, ऐसे बना दिया आपने। तो देखो हमारे पास में लैम्बडा ई आ चुका है। अब यहाँ पर वेलोसिटी तो क्या है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या, साउंड वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आता है। भाई इसने चलना शुरू कर दे, एम्बुलेंस आपकी तरफ आना शुरू हो जाए, या फिर आपकी तरफ में कोई ट्रक, फायर ट्रक आना शुरू हो जाए, तो वो एक हॉर्न बजा रहा है समझो, तो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी अगर आपको सुनाई दे भी अगर चेंज होकर, तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती है ना। साउंड वेलोसिटी इन एयर, साउंड वेलोसिटी 343 मीटर पर सेकंड है, वो तो चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर वो चेंज नहीं होता है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन डैश इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वी डैश बाय लैम्बडा, लेकिन यहाँ पे वी सेम है, लैम्बडा बदल गया है, तो हम लिखेंगे वी ओरिजिनल अपॉन वी इसका अपॉन लैम्बडा डैश, लैम्बडा ई ले लेंगे इफेक्टिव लैम्बडा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये एन डैश इज इक्वल्स टू वी, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे इसके लिए टी, और ये क्या है वी माइनस वी एस, ठीक है। तो 1 अपॉन टी क्या होता है, 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी है ना, 1 अपॉन टी मतलब फ्रीक्वेंसी ना, n0 होता है, n0 को 1 अपॉन टी बोल सकते हैं, कैपिटल टी, देखो जरा ऐसा भी लिखते हैं इसको, या फिर फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअली 1 अपॉन टी रेसिप्रोकल है उसका, तो 1 अपॉन टी रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एन डैश इज इक्वल्स टू n0, और अंदर आ जाएगा v अपॉन v माइनस वी एस, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। चलो तो दो फॉर्मूले हमारे पास में हो चुके हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला और ये वाला एक फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अभी मैं आपको फॉर्मूले समराइज करके देता हूँ कि एक्चुअली आपको याद कितने फॉर्मूले करना है, तो ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट फॉर्मूला। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला इस तरह से डिराइव किया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया डिराइव कैसे करते हैं। इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो न्यू सिलेबस की जो स्टेट बोर्ड की बुक है 11th स्टैंडर्ड की, उसमें ये बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है और सारी एक्सप्रेशंस इसकी दिया है, हर केसेस का उसने डेरिवेशन दिया है, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला देने वाला हूँ, जस्ट रीड द फार्मूला, रीड द केसेस और लर्न द केसेस, बस, उससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सारा चीज़ें आपको अगर ये बेसिक इतना मालूम ना भी हो तो मैं बोलता हूँ कि इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहा है, आज का टेंशन आ गया उसको लेक्चर देख के, आज तो एकदम बुखारी सर ने एकदम कुछ तो भी बहुत ही अजीब पढ़ा डाला, कुछ समझा ही नहीं है, ठीक है। अब फॉर्मूले दे रहा हूँ ना, वो याद कर लो, कौन सी बड़ी बात है। जिसको कॉन्सेप्चुअल समझना है वो इस तरह से पढ़ाई करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन। ये वाला बेसिक जिसको आ गया उसको पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, अगर फिर भी ना हो तो एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा। चलो ठीक है, हमारे पास में है यहाँ पर सोर्स,
यहां पर ले लेते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा किधर होगी? वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। चाहे ये इधर देख रहा, उधर देख रहा, किधर नहीं भी देख रहा, आवाज वहीं से आती है जहां सोर्स होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑलवेज सोर्स टू ऑब्जर्वर, ऐसा जाएगा। अब आपने लेना क्या है, देखो, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अगर वेलोसिटी ऑफ सोर्स साउंड की डायरेक्शन में है तो इसको लेना पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ साउंड है, क्योंकि ऑब्जर्वर इधर है तो साउंड की इधर है, लेकिन अगर सोर्स पीछे की तरफ जाना शुरू होगा, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ और बोलते बोलते अगर मैं इधर जाना शुरू कर दिया पीछे की तरफ, तो क्या हो जाएगा? मैं बोलते बोलते जा रहा हूँ, आवाज तो मेरे तरफ से आपकी तरफ आ रही है ना, ठीक है, और ये पीछे जा रहा है, तो इसको ले लेते हैं नेगेटिव, इसको लेना है पॉजिटिव, इसको लेना है नेगेटिव, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। अच्छा, दूसरा केस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अगर सोर्स से आने वाले साउंड की डायरेक्शन में, हमेशा इसको माना जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सोर्स, वो रेफरेंस है हमारा, पॉजिटिव ही रहता है, उसको नेगेटिव नहीं बोलना कभी। तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो इस डायरेक्शन में जाने को लेंगे पॉजिटिव, और अगर इस दिशा में आ रहा हो तो इसको लेंगे नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत आसान है ना। साउंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड ना, 340 मीटर पर सेकेंड, उसकी डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेना, उसके अपोजिट चल रहा है तो नेगेटिव लेना। सोर्स भी अगर उसकी डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव लेना, उसके अपोजिट चल रहा है तो नेगेटिव लेना। बस इतना ही है, बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। अब देखो ज़रा क्या होता है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज ऑलवेज सोर्स टू ऑब्जर्वर, ठीक है। ये पहला फंडा हो गया अपना, फंडा नंबर 1। फंडा नंबर 2 क्या होगा? ऑल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड की दिशा में पॉजिटिव। ये पॉजिटिव सुनने की आदत नहीं रही ना, है ना, पॉजिटिव सुनने की टेंशन आ जाती है, कोरोना पॉजिटिव। ऑल वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ साउंड आर नेगेटिव, ठीक है। इतना यहाँ तो बहुत ही आसान चीज है ये वाली। ऑल वेलोसिटी क्यों लिखा मैंने? ऑल क्यों लिखा भाई? ऑल क्यों लिखा? अरे बोलो जल्दी, ऑल क्यों लिखा? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ सोर्स के साथ साथ, वेलोसिटी ऑफ साउंड के साथ साथ, कभी कभी एयर की वेलोसिटी के साथ साथ विंड भी चलने लगती है, हवा चलेगी। अगर हवा चलेगी इधर इस दिशा में तो हमारे साउंड की वेलोसिटी को बढ़ा देगी वो, और हवा नहीं चलेगी तो कांस्टेंट रखेगी 340। और अगर हवा उल्टी दिशा में चलने लगी तो माइनस लेना पड़ेगा। आप समझे? आगे बताएंगे, ठीक है। हार्ड केसेस थोड़े से वो केसेस समझ में आ जाएंगे आपके। तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे ले लेंगे जनरल फॉर्मूला। अब ये सबसे जनरल फॉर्मूला है। अब ये जनरल फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है, याद कर लेना चाहिए। हर्ड बाय ऑब्जर्वर, बहुत सारे बुक्स वाले उसको लिसनर बोलते हैं, सुनने वाला, लेकिन देखता भी है ना भाई वो, ऑब्जर्वर भी है वो, ठीक है। ऑब्जर्वर एंड लिसनर, एन डैश इज इक्वल्स टू, जनरल फॉर्मूला देखो, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू वी माइनस अपॉन वी माइनस, ये जनरल है किस। अब यहां क्या लिखेंगे आप देखो जरा, ऑब्जर्वर और नीचे सोर्स, ऑब्जर्वर आएगा ऊपर और सोर्स आएगा नीचे। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में प्लस या माइनस लेना है किसको? ऑब्जर्वर को। यहां लेना है प्लस या माइनस सोर्स को। ये बहुत जनरल फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा जनरल फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ, देखो जरा क्या बन रहा है केस, इफ ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, देखो जरा स्टेशनरी सोर्स है, अगर स्टेशनरी सोर्स मतलब Vs इज इक्वल टू 0। अच्छा, मूव कौन कर रहा है? तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट, देखो अब V माइनस अपॉन V माइनस, और ये तो 0 है तो ये सिर्फ V आ जाएगा। अब ऊपर ये VO को क्या लेंगे? देखो जरा कौन मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर। किधर मूव कर रहा है? सोर्स की तरफ। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी को क्या लूं? नेगेटिव। तो देखो जरा इसको नेगेटिव लेंगे, V0 नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव V0, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एन डैश इज इक्वल टू N0 V प्लस VO अपॉन V।
क्या ये वाला फॉर्मूला अभी अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले? देखो थोड़ा सा स्क्रीन पलटा के आपके थोड़ा सा वीडियो में शुरू में जाओ, देखो जरा हमने अभी जो पिछला लास्ट वाला केस पढ़ा उसके अंदर क्या था? ये देखो जब वी एस इज इक्वल टू 0 था और ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर ये यहाँ पे लिखा था मैंने, ऑब्जर्वर जब मूव कर रहा था सोर्स की तरफ तो v प्लस वी अपॉन वी आया था ना फॉर्मूला, रहेगा नहीं? सही बात है, ठीक है चलो नेक्स्ट। तो देखो दोस्तों अब आएगा मजा, अब शॉर्टकट। एक तो साइन कन्वेंशन से आपको फॉर्मूला बनाना आ चुका है, क्या करेंगे आप? फॉर्मूला एक ही याद करेंगे, क्या? एन डैश इज इक्वल्स टू n0 v प्लस माइनस वी ओ अपॉन, ये बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, v माइनस प्लस वी एस। देखो जरा ये है फॉर्मूला हमारा। अब ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर ले तो फिनिश, सारी चीज़ें आ जाएगी आपको। कौन कौन है यहाँ पे? देखो एन डैश बोले तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, v बोले तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वी ओ बोले तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वी एस मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स। बस आपको इतना याद करना है। तो ये हो जाएगा आपका एन डैश का फॉर्मूला, एन डैश इज टू n0 v प्लस वी ए नॉट, v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस प्लस वी एस, माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या है, चलो केसेस बनाते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फंडा लिखेंगे, क्या? यूज अपर साइंस, ये वाली, इसका भी ऊपर का और इसका भी ऊपर का साइंस, अपर साइंस इन केस ऑफ मूविंग टूवर्ड्स। कोई भी मूव कर रहा हो, बस टूवर्ड्स होना चाहिए। कोई भी मूव करे, ऑब्जर्वर मूव करे या सोर्स मूव करे चलता है, या दोनों मूव करे तो भी चलता है। यूज लोअर साइंस इन केस ऑफ मूविंग अवे। ठीक है, मूविंग अवे कुछ बच्चों को ऐसा याद होता है ना, टूवर्ड्स अपर और लोअर अवे, ये याद रखो। ठीक है, इस तरह से तो चलो याद हो जाता है इसे। अपर साइन यूज करेंगे, मतलब इसकी भी ऊपर की साइन और इसकी भी ऊपर की साइन, दोनों के ऊपर की साइन यूज करना है कब? जब मूविंग टूवर्ड्स हो रहा है। और लोअर साइन नीचे वाला, इसका भी नीचे वाला, इसका भी नीचे वाला साइन यूज करेंगे कब? जब मूविंग क्या होगा? अवे होगा। केस बनाते हैं। पहला केस, सोर्स मूव्स टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, क्या हो जाएगा? देखो एक एग्जांपल बता देता हूँ। एन नॉट इज इक्वल, एन डैश इज इक्वल्स टू एन नॉट, हाँ बोलो क्या हो रहा है? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स के केस में क्या करेंगे? इसका भी ऊपर का, इसका भी ऊपर का साइन यूज करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, कौन स्टेशनरी है वो देख लो पहले। स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। वी ओ की वैल्यू 0 तो उसको लिखेंगे ही नहीं। वी ओ की वैल्यू 0 तो उसको लिखते नहीं है, तो वी अपॉन क्या लिखूं मैं? वी अपॉन वी, और कौन सा साइन यूज करना है? अपर साइन ना, मूविंग टूवर्ड्स का केस है तो अपर साइन यूज करते हैं। अपर बोले तो नीचे वाले में डिनोमिनेटर में अपर साइन कौन है? माइनस है, तो इसको ले लेंगे माइनस, और ये हो जाएगा वी एस। एक और केस, ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, है ना, ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, एन डैश इज इक्वल टू एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी इज इक्वल टू एन नॉट। अब अंदर का क्या चेंज होगा? देख लो, वी एस की वैल्यू हो जाएगी 0। देखो जरा, वी एस की वैल्यू 0 हो गई। अगर वी एस 0 हो गया तो नीचे सिर्फ आएगा v, और ऊपर के केस में अपर साइन यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? v प्लस वी नॉट अपॉन v, है ना। ये केस अपन देख चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, ये वाला केस हो गया। और तीसरा केस, बोथ मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एन डैश इज इक्वल्स टू एन नॉट v, और अपर साइन टूवर्ड्स का केस है ना, अपर साइन दोनों भी, ये आ जाएगा प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। देखो अपर साइन नीचे वाले में, डिनोमिनेटर में भी अपर और न्यूमरेटर में भी अपर, ये साइन यूज होता है, तो ये होते हैं फॉर्मूले। तो मैंने ये बनाए 3 केस, और 3 केस है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए जरा, तो देखिए आपको ये 3 केसेस दिखाई दे रहे हैं। ये है एक्स्ट्रा 3 केसेस जिसके अंदर में बोला गया है। देखिए केस नंबर 4 क्या है कि सोर्स मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी और सोर्स मूव अवे कर रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सिर्फ ऊपर तो न्यूमरेटर तो 0 जो है तो v प्लस 0 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? v प्लस वी एस। ठीक है ना, क्योंकि वो दूर जा रहा है। हमारे पास क्या था? अवे के केस में क्या यूज करना है? लोअर साइंस, तो नीचे वाला साइन यूज किया हमने जनरल फॉर्मूले में से। ठीक है, जो शॉर्टकट फॉर्मूला था हमारा उसमें से। उसके बाद का 5वां केस क्या है हमारा? ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, स्टेशनरी सोर्स से ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो क्या आ जाएगा? साइन v माइनस वी ओ अपॉन v। ठीक है ना। और लास्ट केस देखेंगे आप, दोनों भी अवे जा रहे हैं, बोथ मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, तो बोथ मूव्स अवे के अंदर में क्या आ जाता है? देखो
v माइनस vo अपॉन v प्लस vs। क्या यूज करना है? लोअर साइंस, ऊपर से भी और नीचे से भी, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फाइनल केसेस। तो इस तरह बनता है डॉपलर इफेक्ट के सारे फॉर्मूले। तो ये आपको याद रखना है, डॉपलर इफेक्ट के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और ये फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल्स और स्पेशल केसेस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।